देखिए, औरंगाबाद के अंदर आज की डेट के अंदर आप छत्रपति संभाजी नगर कह लीजिए या औरंगाबाद कह लीजिए, मेरे लिए दोनों एक ही है और दोनों का जो है तो सम्मान भी एक ही है। सर्व समाजों को साथ में लेकर चलने का काम है, चाहे मराठा समाज हो, धंगर समाज हो, माली हो, कोली हो, तेली हो, हमारा एससी समाज हो, हमारा ओबीसी समाज हो, मुसलमान, सब एक साथ में रहकर एक दूसरे से कंधा लगाकर औरंगाबाद ज़िले का विकास करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े नेता थे हमारे, जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे साहब। देखिए, पक्ष कोई भी हो सकता है, मगर जो नेता है वो अगर लोक नेता है तो उसको सर्व समाज के लोग मानते हैं। उसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे साहब का हम भी आदर करते हैं और मानते हैं। मगर 1938 बूथों के अंदर हर बूथ के ऊपर हमको वोट मिला था। ये इस बात का संदेश है कि हर समाज का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति आज इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में है। संविधान बचाना है तो मोदी जी को हराइए। संविधान, आज आप समझिए मेरी बात को, मैं नौजवानों आपसे कह रहा हूँ, ये डर का माहौल है। ये डर का माहौल क्यों है कि आप 400 पार बोल रहे हैं, आपने 370 हटाए, बहुत अच्छा करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मगर हमारा कहना क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है, जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम सबको इक्वालिटी रखता है। हम तमाम को, हर धर्म के मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करता है और सबके अंदर हमारा एक बात क्या है उसके अंदर आती है कि वी आर ऑल इक्वल। मैं तमाम जो है तो एससी समाज से, हमारे दलित समाज से गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये सोचिएगा कि कौन आपकी आवाज़ उठा सकता है, कौन आपके जो है तो प्रश्न सॉल्व कर सकता है। वो संविधान जो हमको जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, जिस संविधान की वजह से आज पिछले 75 सालों से हम लोग मुल्क के अंदर शांति से, अमन से, भाईचारे से सब एक प्लेटफॉर्म पर जी रह रहे हैं। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, आपको मालूम है कि पूरे देश भर में अब इस समय यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है और अब हम मौजूद हैं यहाँ पे, यह है छत्रपति संभाजी नगर। और छत्रपति संभाजी नगर में बहुत सारे अलग अलग उम्मीदवार यहाँ पे चुनकर आने का यहाँ पे लोगों से वादा कर रहे हैं और वो यहाँ पे हौसला देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको पता है कि यहाँ इस छत्रपति संभाजी नगर के पिछले अभी जो सांसद है यहाँ पे, जो है एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब, और उन्हीं के एमआईएम के जिलाध्यक्ष आज हमारे साथ इस मौके पर मौजूद है, जो सही मायने में इस संभाजी नगर की किस प्रकार की इलेक्शन के बारे में और ये पूरे वातावरण और परिस्थितियाँ कैसी है इसके बारे में हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं। तो मिलते हैं यहाँ पे एमआईएम के जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर। जी हाँ, ये नाम आप सभी लोगों ने कई बार कई प्रोग्राम में, कहीं यहाँ पे वर्तमान पत्र में यहाँ पे पढ़ा होगा। ये नाम ऐसा है कि एक युवा है, साथ ही साथ एमआईएम के लिए, इस छत्रपति संभाजी नगर के लिए बहुत सारा काम एमआईएम के लिए वो करते हैं। और यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब जो है यहाँ के सांसद, उनके कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे चलने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, एमआईएम के जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। दादा जय भीम। जय भीम। जय भीम दादा। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू कि आप लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके औरंगाबाद में यहाँ की जनता का क्या मत है, यहाँ पे जो है तो एमपी इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जा रहा, कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है, उसकी जानकारी आवाम तक आप पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, औरंगाबाद के अंदर आज की डेट के अंदर आप छत्रपति संभाजी नगर कह लीजिए या औरंगाबाद कह लीजिए, मेरे लिए दोनों एक ही है और दोनों का जो है तो सम्मान भी एक ही है। हमारा जो है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर सर्व समाजों को साथ में लेकर चलने का काम है, चाहे मराठा समाज हो, धंगर समाज हो, माली हो, कोली हो, तेली हो, हमारा एससी समाज हो, हमारा ओबीसी समाज हो, मुसलमान, सब एक साथ में रहकर एक दूसरे से कंधा लगाकर औरंगाबाद ज़िले का विकास करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक हमारे चंद्रकांत जी खैरे हैं, जो पिछले 20-22 सालों तक औरंगाबाद ज़िले के उन्होंने एमपी थे। पिछले 22 साल के अंदर कितने बार उन्होंने औरंगाबाद ज़िले का या छत्रपति संभाजी नगर ज़िले का नाम अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लिया है तो हार्डली उन्होंने 4 से 5 बार जो है तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े रह के हमारे ज़िले के विकास के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा की है। उसी तरीके से दूसरी तरफ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर, 3 साल इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना के जो 2 साल गुजरे उसके अंदर ना पार्लियामेंट का कोई सेशन हुआ, ना जो है तो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई निधि मिली, जिसकी वजह से 2 साल हमारे वेस्ट हुए और 3 साल हमको मौका मिला काम करने का। और वो 3 साल के अंदर 85 टाइम्स इम्तियाज़ भाई पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े रह के औरंगाबाद ज़िले के विकास के लिए, मराठवाड़ा के विकास के लिए, हमारे स्टेट के विकास के लिए जो है तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े रहकर उन्होंने चर्चा की, आप बात की और
जो है तो स्पीकर को बताया कि हमारे औरंगाबाद ज़िले के अंदर ये चीज़ों की ज़रूरत है। उसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी है अपनी औरंगाबाद की बाम्बू यूनिवर्सिटी, उसके लिए 100 करोड़ की निधि लेकर आने का काम प्रयत्न इम्तियाज़ जलील साहब ने किया। औरंगाबाद ज़िले के अंदर यहाँ पर जो जालना रोड है हमारा औरंगाबाद का जो मेन रोड है, सबसे महंगी उस रोड के ऊपर प्रॉपर्टी मिलती है। वहाँ पर 2 एकड़ के प्लॉट के ऊपर जो है तो हमारा एक जो बड़े नेता थे, हमारे जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे साहब, देखिए पक्ष कोई भी हो सकता है मगर जो नेता है वो अगर लोक नेता है तो उसको सर्व समाज के लोग मानते हैं। उसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे साहब का हम भी आदर करते हैं और मानते हैं कि एक बड़ा नेता था। उनके नाम के ऊपर वहाँ पर एक स्मारक बनाया जा रहा था 2 एकड़ की जगह के ऊपर। इम्तियाज़ जलील साहब ने उसका विरोध नहीं किया। इम्तियाज़ जलील साहब ने ताई से भी कहा, और इम्तियाज़ जलील साहब जब एमएलए हुआ करते थे तो उन्होंने जो है तो लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर भी कहा कि वो स्मारक वहाँ पर नहीं बनाकर अगर आप वहाँ पर कोई स्कूल बनाएंगे या हॉस्पिटल बनाएंगे, अगर गोपीनाथ मुंडे साहब आज जिंदा होते हैं और उनसे कहा जाता है कि गोपीनाथ मुंडे साहब आपके बाद में आपके लिए स्मारक बनाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए या स्कूल बनाया जाए, तो गोपीनाथ मुंडे साहब यही कहते थे कि स्मारक नहीं बनाओ, आप वहाँ पर स्कूल बनाइएगा, आप वहाँ पर हॉस्पिटल बनाइएगा। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उसका विरोध किया, जिसके बाद जो है तो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच हुआ और हाई कोर्ट से जाकर उन्होंने एक जंग जीती कि जो जिस प्लॉट के ऊपर स्मारक बनाया जा रहा था आज वहाँ पर 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और जो जब उसका काम शुरू हो गया उसके बाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने एक लेटर जो है तो असेंबली को लिखा, जिसके अंदर उन्होंने मांग की कि उस हॉस्पिटल का नाम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम से रखा जाए और अब वो नाम जो है तो गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम से वो स्मारक वहाँ पर बनाया जा रहा है। इसी तरीके से पिछले 20 साल में जो हमारे एमपी रहे उन्होंने औरंगाबाद ज़िले के अंदर कितने बुद्ध विहार बनाए। मैं जहाँ भी ज़िले के अंदर जाता हूँ एक भी बुद्ध विहार मुझे उनके नाम से या उनकी पार्टी के नाम का नहीं दिखा, मगर 100 से ज़्यादा बुद्ध विहार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद ज़िले के अंदर पिछले 3 साल के अंदर बनाए हैं। ये काम खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का है। आज अगर आप औरंगाबाद सिटी के अंदर घूमेंगे तो हर मोहल्ले के अंदर, हर एरिया के अंदर कम से कम एक रोड तो भी आपको इम्तियाज़ जलील साहब की निधि का दिखाई देगा। पिछले 20 साल में हमने कभी जो तो पिछले एमपी का वहाँ पर कोई निधि का रोड नहीं देखा। इसी तरीके से आप देखिएगा कि मराठा समाज का जब आंदोलन का विषय आया, जब उनको जो है तो उनका हक देने का विषय आया, जब उन्होंने मांग की कि हमको भी रिजर्वेशन दिया जाए, तब कोई मुल्क के अंदर ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर कोई नेता जो है तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के नहीं बोला कि हमारा जो है तो मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। ये इम्तियाज़ जलील साहब थे जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि नहीं, हमारे मराठा समाज के हमारे भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। जरांगे पाटिल साहब के लिए इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो उनके गाँव को गए, वहाँ पर जाके उनसे बात की, उनको कहा कि हम आपके साथ में हैं। जब औरंगाबाद के अंदर जरांगे साहब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे तो इम्तियाज़ जलील साहब उनके पास हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे और उनसे कहा कि पाटिल साहब, जरांगे साहब मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ। ये काम एमआईएम का इम्तियाज़ जलील साहब का औरंगाबाद जिले के अंदर है। जी जी। दर्शकों सुन रहे हैं आप यहाँ पे कि गए 5 साल में यहाँ पे, वैसे तो 2 साल उसमें कोरोना के चले गए, किसी भी एमपी या एमएलए को यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे कोरोना की महामारी पूरे देश भर में चल रही थी। लेकिन जो भी कुछ 3-3.5 साल यहाँ पे मिले, इन 3-3.5 सालों में यहाँ पे पूरे औरंगाबाद ज़िले में यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में, इस ज़िले में हर जगह पे यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब ने काम करने का बहुत सारा प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि मराठवाड़ा जो विद्यापीठ यहाँ पे है, जो विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम से है, इस विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब के माध्यम से यहाँ पे तकरीबन 100 करोड़ का यहाँ पे निधि खींच कर लाया गया है और यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सर मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आज जो वातावरण है, सही मायने में देखा थी छत्रपति संभाजी नगर में मोमेडियन और साथ में साथ बुद्धिस्ट यानी कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन लोगों का ये जो है आबादी बहुत बड़ी है। इन लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, आपको लगता है कि तोड़ने का प्रयास करती, क्या लगता है? नहीं, तोड़ने का प्रयास तो देखिए हमारे मुल्क के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो समाज वंचित होता है उसको बहुत इजीली जो है तो यूटिलाइज कर लिया जाता, उनको तोड़ दिया जाता। मगर मैं जो है तो हमारे ख़ास तौर पे ओबीसी समाज का, हमारे एससी समाज के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो किसी की बातों में अब नहीं आते। अब वो ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति मेरा ज़िले का विकास कर रहा है, कौन सा व्यक्ति मेरे ज़िले के अंदर रोज़गार लेकर आ रहा है, कौन सा व्यक्ति पूरे समाजों को साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को 2019 के अंदर भी हर समाज के व्यक्ति ने वोट किया था। देखिए मैं एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, 1938 बूथ थे 2019 में एमपी इलेक्शन में, 1938 में से एक भी बूथ ऐसा नहीं था जहाँ पे इम्तियाज़ भाई को वोट नहीं मिला।
1938 में से पूरे 1938 हर बूथ के ऊपर इम्तियाज़ भाई को कम से कम 5 वोट 60 वोट थे। कोई बूथ ऐसा नहीं था जहाँ पे हमको 0 मिला, बल्कि जितने अदर कैंडिडेट्स थे तमाम को जो है तो कई सारे बूथ ऐसे थे जहाँ पे उनका खाता भी नहीं खुला, मगर 1938 बूथों के अंदर हर बूथ के ऊपर हमको वोट मिला था। ये इस बात का संदेश है कि हर समाज का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति आज इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में है। और क्या है, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, 3 कैंडिडेट मैं समझता हूँ रेस में है। एक हमारे माजी खासदार साहब जिसने 20-22 सालों के अंदर औरंगाबाद ज़िले का कोई विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो है तो खान कभी बान, कभी जो है तो ये धर्म के बारे में कुछ बोलो, कभी वो धर्म के बारे में कुछ बोलो। अच्छा, मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जो व्यक्ति कभी ये कहता था कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूँ, आज वो कहने लगा कि मैं सर्व धर्म का नेता हूँ। चलो, कम से कम इम्तियाज़ भाई की वजह से ये सुधार तो आ गया। दूसरा कैंडिडेट, उनके खुद के जो है तो दारू के अड्डे हैं, दारू की दुकाना है, लिकर की जो है तो शॉप्स है। तो आज जो है तो हम जैसा जो एजुकेटेड तबका है, जो एक नौजवान, मैं समझता हूँ औरंगाबाद ज़िले के अंदर 60% नौजवान है जो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन क्या बनेगा। तो वो नौजवान को आज अगर हम तीनों कैंडिडेट को इलेबोरेट करें तो एक कैंडिडेट कुछ काम नहीं किया 20-22 साल में, दूसरे कैंडिडेट जिनका लिकर का कारोबार है, और तीसरा कैंडिडेट जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिसका जो है तो एक जर्नलिस्ट रहा है, 24 साल उसने पत्रकारिता किया है। और जो पत्रकारिता करते हैं, मेरे को ये बात तो मालूम है, आप भी पत्रकार है, तो पत्रकारों को समाज के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, नौजवानों को और हमारे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पता होता है अच्छे से। तो इम्तियाज़ जलील साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पूरे ज़िले का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है उनके और दूसरे जो तो पूरे कैंडिडेट्स के अंदर कि दूसरे कैंडिडेट्स एजुकेटेड नहीं हैं, कोई विज़न नहीं है। देखिए, एक विज़न की बात मैं अगर आपको बताऊँ तो एक छोटा सा किस्सा है। औरंगाबाद के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पानी का है। पानी के पीछे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अपने को 50 किलोमीटर दूर से पानी औरंगाबाद को लेकर आना है। 2015 के अंदर जब इम्तियाज़ भाई एमएलए हुआ करते थे, तब एक मीटिंग हुई मंत्रालय के अंदर, जिसके अंदर हमारे सीएम साहब मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस साहब, वो उस वक्त में वो सीएम थे। तो एक मीटिंग ली गई कि समांतर की जो है तो औरंगाबाद के अंदर समांतर लाई जाएगी। अब समांतर क्या है? तो ये एक प्राइवेट जो है तो पानी की जो है तो लाइन बिछाने वाली एक कंपनी है, जिसको वो टेंडर दिया जाने वाला था। अब उस मीटिंग के अंदर शिवसेना के भी नेता मौजूद, बीजेपी के भी नेता मौजूद, तमाम आमदार मौजूद, 6 के 6 आमदार मौजूद, उसके बाद जो है तो खासदार मौजूद। अब उस टाइम पे तो ये सब साथ में थे अलायंस में, बीजेपी और शिवसेना। जब शिवसेना हुआ करती थी, आज जो है तो उद्धव सेना शिंदे सेना हो गई, मगर उस दौर की जो शिवसेना थी तो पूरे आमदार वहाँ पे बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस के सामने, और जो है तो ये जो समांतर की कंपनी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है उस मीटिंग के अंदर मौजूद। उन्होंने पूरा एक डेलीगेशन लेके आया, पूरा जो है तो टॉपिक सब्जेक्ट जो है तो इम्तियाज़ भाई के सामने और डिग्निटीज़ के सामने रखा। सब बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा है प्रपोजल, इसको सैंक्शन कर दिया जाए। फडणवीस साहब ने बोला, सबसे मशवरा है कि भाई आपकी क्या राय है? सब ने बोला सर कर दीजिए। इम्तियाज़ भाई से पूछे सीएम साहब ने आपकी क्या राय है? तो इम्तियाज़ बोले सर एक मिनट, मैं एक मिनट बोली, जब ये जो समांतर के लोग हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मुझको ये बताइए, ये जो पानी आप लेकर आने वाले हैं 50 किलोमीटर दूर से लेकर आने वाले हैं या नागपुर से या कहीं से आप पानी लेकर आने वाले हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं सर हम लोग ये जायकवाड़ी का ही आपका जो है तो पानी यहाँ पर, पैठन का ही पानी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बोले इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सीएम साहब आपको करना ये है कि आपको 50 किलोमीटर के एक पानी की पाइपलाइन डालना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पानी की टाकियाँ बनाना है, दैट्स इट। आप मेरे शहर का पानी प्राइवेटाइज क्यों करना चाह रहे हैं? तो सीएम साहब ने जवाब दिया कि इम्तियाज़ भी अगर आपने आज अगर इस प्रपोजल का विरोध किए तो आगे चल के जो तो आपको पानी की और परेशानी होंगी। इम्तियाज़ भी बोले मेरे को और परेशानी भी चलता, मगर मैं मेरे शहर का पानी जो है तो प्राइवेटाइज नहीं करने दूंगा। आप इस स्कीम को उठाओ और नागपुर लेके जाओ, औरंगाबाद क्यों लेके आ रहे हैं? उसके बाद जो इम्तियाज़ भाई ने सीएम साहब से कहा वो ये था कि सर आपको औरंगाबाद का पानी का मुद्दा प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आपको करना ये है कि आपको पैटर्न से लेकर औरंगाबाद तक एक पानी की लाइन डालना है। आपको औरंगाबाद के अंदर 20-25 कुछ पानी की टाकियाँ बनाना है। आज अगर हमको पानी नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह ये थी कि औरंगाबाद के अंदर पानी हम स्टोर कहाँ करेंगे? पैठन से कितना भी पानी अगर हम औरंगाबाद लेकर आ गए तो इसको स्टोरेज का कोई हमारे पास वो नहीं था। तो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशें से हुआ ये है कि औरंगाबाद के अंदर आज 52 नई पानी की टाकियाँ बनाई जा रही है। पैठन से लेकर औरंगाबाद तक पूरी जो है तो पानी की पाइपलाइन नई डाली जा रही है। औरंगाबाद शहर के हर इलाके के अंदर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। जो अपना बीड़ बाईपास, सातारा, देवलई है, वहाँ पर पानी की लाइन आज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर औरंगाबाद का जो
जो हमारा पानी का मेन मुद्दा था, तो पानी का मेन मुद्दा अगर हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये हमारे नेताओं की हलगर्जी पने का नतीजा था, जिसके वजह से जो है तो औरंगाबाद को पानी लेट मिल रहा है, मगर देर आए दुरुस्त है। आज 53 टाँकियाँ, ये जो 52 टाँकियाँ बनाई जा रही है, ये 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। कई इलाकों के अंदर आप घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पानी की टाँकियाँ बन रही है, पानी की लाइन बिछा दी गई है। 1 साल के अंदर वो लाइन की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद जो है तो जो हमको आज 8 दिन 10 दिन आड़ पानी मिलता है साहब औरंगाबाद में, 8 दिन 10 दिन आड़ जो पानी मिलता है वो 1 दिन आड़ मिलना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, ये जो छत्रपति संभाजीनगर यानी कि जो औरंगाबाद शहर है, ये तो सही मायने में पूरे एशिया खंड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला शहर है। और इसी शहर में पानी की बहुत सारी दिक्कतें पिछले कुछ सालों से चल रही है, लेकिन यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब के माध्यम से पूरे शहर भर में, यहाँ पे नगर नगर में 52-53 यहाँ पे पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ यहाँ पे खड़ी हो रही है, उसका काम चालू है। मेरा और एक ऐसा सवाल रहेगा आपको कि आप देख रहे हैं कि इस बीजेपी के काल में बहुत सारे ऐसे इशू है पूरे देश भर के लिए, जैसे कि अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं का, जैसे कि मणिपुर के जो घटना घटी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हो रहा संविधान के बारे में यहाँ पे अभी जो चर्चा हो रही कि अभी 400 पार का उनका नारा है, तो क्या बताएंगे आप जनता को, क्या जनता ने क्या सोचना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहली बात ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत है, कहीं ना कहीं संविधान को अंदर से खोखला कर रही है। संविधान को खोखला किस तरीके से किया जा रहा है? अब अग्निवीर का आपने जिस तरीके से प्रश्न उठाया, तो अग्निवीर क्या है? हम हमारे नौजवानों को पार्लियामेंट की इसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग देने के बाद उनको छोड़ दे रहे हैं। अरे यार, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप उनको भेजो फिर उसके ऊपर, आप उनको जो है तो इस्तेमाल नहीं, आप उनको यूज़ करना चाह रहे, आप उनको 3 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं और 3 साल की यूज़ करने के बाद आप उनको बोले आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ये किस तरीके का हमारे वीर बना रहे हैं आप? अगर आप उनको अगर ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग देने के बाद आप उनको भेजिए, फौज के अंदर भेजिए, आप उनको सरहद के ऊपर भेजिए, आप उनको कैंटोनमेंट के अंदर कोई नौकरी के ऊपर भेजिए, मगर आप उनको अग्निवीर नहीं बनाना चाह रहे, आप उनकी जो तो वीरता छीनना चाह रहे। 3 साल उनको आप ट्रेनिंग दे रहे और 3 साल के बाद आप उनको बोल रहे आप चले जाओ वापस। ये, और दूसरी बात, जिस तरीके से संविधान की बात है, संविधान बचाना है तो मोदी जी को हराइए। संविधान, आज आप समझिए मेरी बात को, मैं नौजवानों आपसे कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप आज जो है तो मुल्क के अंदर, तमाम ओबीसी समाज के अंदर, तमाम मुस्लिम समाज के अंदर ये खौफ है, ये डर का माहौल है। ये डर का माहौल क्यों है कि आप 400 पार बोल रहे हैं, आपने 370 हटाए, बहुत अच्छा करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप हटा दीजिए। मगर हमारा कहना क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है, जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम सबको इक्वालिटी रखता है, हम तमाम को, हर धर्म के मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करता है और सबके अंदर हमारा एक बात क्या है उसके अंदर आती है कि वी आर ऑल इक्वल। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के, आरएसएस के जो नेता है वो ये नहीं चाहते कि एससी समाज को उनका हक मिले, वो नहीं चाहते कि धंगर समाज को उनका हक मिले। धंगर समाज को भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको आपकी जंग लड़ना पड़ेगी। आपको जब तक आप आपका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुँचाएंगे तब तक आपकी आवाज़ कोई उठाएगा नहीं। आज अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने आपकी आवाज़ उठाई है तो आप आपके नेता से पूछो कि आपने क्यों जो है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया, क्यों जो है तो धंगर समाज को उनका हक नहीं मिला। मैं तमाम जो है तो एससी समाज से, हमारे दलित समाज से गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये सोचिएगा कि कौन आपकी आवाज़ उठा सकता है, कौन आपके जो है तो प्रश्न सॉल्व कर सकता है, कौन आपके लिए रोज़गार लेकर आ सकता है। आप उस शख्स को वोट करिएगा जो आपके लिए बेहतर है। देखिए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म लाने की हमको ज़रूरत है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म लाने की हमको ज़रूरत किस तरीके से है कि आज आप देखिए कि आपको अगर एक चपरासी बनना है, आपको अगर एक क्लर्क बनना है, आपको अगर कोई छोटी सी छोटी नौकरी भी करना है तो आपको आपका क्वालिफिकेशन बताना पड़ता। उस क्वालिफिकेशन के अंदर आप बैठते हैं तभी आप उस जो है तो नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर राजनीति ऐसी नौकरी है, राजनीति ऐसा धंधा है कि इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म इसी को मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वो आपका प्रतिनिधि जो हो वो कम से कम आपके लिए एक एप्लीकेशन तो लिख सके। अगर मैं ये कहूँ कि चलिए सर बैठिए यहाँ पर बैठकर एक एप्लीकेशन लिखिए, तो क्या भुमरे साहब वो एप्लीकेशन लिख सकेंगे? क्या खैरे साहब वो एप्लीकेशन लिख सकेंगे? क्या इम्तियाज़ जलील साहब वो एप्लीकेशन लिख सकेंगे? ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म लाने की हमको ज़रूरत है और मुल्क के अंदर बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त देने की, रोकने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो जाए कि हम तानाशाही की तरफ चले जाए, ऐसा ना हो जाए कि कल को हम लोग इस बात को पछताए कि अगर हम लोग एक हो जाते तो हम मोदी जी को रोकते। रोकना इसलिए है कि आप संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे। वो संविधान जो हमको जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, जिस संविधान की वजह से आज पिछले 75 सालों से हम लोग मुल्क के अंदर शांति से, अमन से, भाईचारे से सब एक प्लेटफॉर्म पर जी रहे हैं, रह रहे हैं। मोदी जी खतरा है मुल्क के लिए,
मोदी जी किस तरीके से खतरा है। देखिए आज मोदी जी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए जो है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है। आप मोदी जी के पास इलेक्शन लड़ने के पास सीबीआई भी है, ईडी भी है, और जो है तो और जितने भी मुल्क के अंदर जो ये है यंत्रणा है वो सारों का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ। ईडी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक अकेला सब पे भारी। अब एक अकेला सब पे भारी समझिए, मुल्क के अंदर 50 से ज़्यादा जो है तो रीजनल पार्टीज के साथ जो है तो इनका अलायंस है, 550 से ज़्यादा अलायंस है। फिर जो है तो एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला किसी पे भारी नहीं है। इसके साथ साथ ईडी भी है, इसके साथ साथ सीबीआई भी है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तमाम यंत्रणाएं विरोधियों के ऊपर इस्तेमाल की जा रही। जो मुल्क के अंदर संविधान बचाने की बात करता है, जो मुल्क के अंदर यूनिटी की बात करता है, जो मुल्क के अंदर ये कहता है कि नहीं हम तमाम एक समाज के सब समाज के एक साथ मिलकर रहेंगे, उन सब के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं आज कार्रवाई हो रही है। जी जी जी। दर्शकों देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खौफनाक वातावरण देश में ऐसा एक पैदा किया गया है कि जैसे कि इस प्रकार यहाँ का वंचित, शोषित, पीड़ित और गरीब तबका हमेशा के लिए डरा हुआ रहे। और सही मायने में संविधान को खतरा, आपको पता है कि यहाँ पे 400 पार का नारा दिया गया है और इसी नारे को लेकर आज लोग डर रहे कि अगर ये संविधान खत्म होता है तो हमारा आरक्षण यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, बच्चों का यहाँ पे जॉब का और उनके नौकरियों का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। एक समय ऐसा था यहाँ पे समीर भाई कि देश में जय जवान और जय किसान बोला जाता था, लेकिन आज ऐसी अवस्था है यहाँ की जवान भी किस तरीके से, आपको पुलवामा में क्या हुआ आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से, और यहाँ का किसान आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पीएम किसान के नाम की योजना के नाम पर यहाँ पे उनको 6,000 रुपये दे रहे और उन्हीं से जीएसटी के नाम पे यहाँ पे पैसे हड़प रहे। ये क्या जुमला है ये? भाई देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि 2019 में कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे जी। आज उनका ही डाटा कहता है कि 15 लाख से 15 लाख नौकरियाँ इन्होंने दी है। तो कहाँ 2 करोड़ का वादा और कहाँ आप दे 15 लाख रहे हैं। अब दूसरा वादा 2014 के अंदर किया गया था कि भाई हम लोग 15 लाख रुपए देंगे। आए क्या भाई आपको 15 लाख रुपए आए क्या? मेरे को तो 15 पैसे भी नहीं आए। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी है, मुल्क को बेवकूफ़ बनाने का काम है। मैं तमाम उन अनभक्तों से भी कहूँगा, अनभक्तों मेरे भाई है, आप भी, आपको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरे घर में राशन नहीं आएगा, मेरे घर में अगर किराना नहीं आएगा तो घर चलेगा कैसे। मुल्क को उस नेता की ज़रूरत है जो मुल्क के अंदर रोज़गार पैदा कर सके, जो हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जो हमारे लिए बेहतर जो है तो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ना कि ऐसा नेता जो सिर्फ जो है तो भाषणबाजी करके या बातें करके चले जाए। वो बातें करके चले जाते भाई, मगर घर पे जाके आपको और हमको बातें सुनना पड़ती। अब घर को गए तो बीवी बोलती इतने का राशन आ गया, इतने पैसे कम पड़ गए। तो ये थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग, अगर हम लोग हेल्थ सर्विसेज के ऊपर सोचिएगा कि मुल्क के अंदर किस तरीके से हमारे ग्रामीण, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों के अंदर हमारी हेल्थ सर्विसेज बहुत बेकार है। आपको भी मालूम, मैं सही बोल रहा। तो अल्लाह के वास्ते, आपकी खुद की फैमिली के वास्ते ऐसे एक शख्स को वोट दो जो आपके हेल्थ सर्विसेज को दुरुस्त कर सके, आपके पास नौकरियां लेके आ सके और हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक अच्छी बात कर सके, ना कि दिल तोड़ने की बात करे। बीच में जब कोरोना का समय चल रहा था शुरू में यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे लोगों को तालियां और घंटे बजाने के लिए कहा था। क्या है वो? सिर्फ नौटंकी थी अपने मोदी जी की। अब उनको तो आदत ही है बजाने की। अब क्या है, घर पे कोई है नहीं जिसके साथ बैठ के उन्हें बात कर सके, इसलिए जब जब मौका मिला उन्हें लाइव आ जाते। अच्छा, पत्रकार के साथ बैठते नहीं उन्होंने, खुद की जो है तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सब कर लेते। खास तो एक बात आपको बताओ, देखिए मुल्क जब कोरोना से परेशान था उस वक्त में हमको हेल्थ सर्विसेज को सही करने की ज़रूरत थी। ऐसे वक्त के अंदर मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई। वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग की हमको कोई ज़रूरत नहीं थी जनाब। उस वक्त में अगर आप हेल्थ सर्विसेज दुरुस्त करते, ऑक्सीजन जो है तो बराबर से आप हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचाते, तो कई सारे हमारे जो बुजुर्ग जिसका इंतकाल हुआ, जो गुजर गए, वो लोग बच पाते थे। अगर हम उनको नहीं बचा, हर कोई कोविड की वजह से नहीं मरे, हर कोई कोविड की वजह से नहीं गुजरे, कई सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं, हमारे बहनें, हमारे भाई इसलिए भी गुजरे क्योंकि उनको सही वक्त के ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला था, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला था, उनको रेमडेसिविर वो इंजेक्शन नहीं मिला था। इस वजह से भी उनकी मौत हुई थी। मैं आपको वो दौर याद दिलाता हूँ जब मुल्क के अंदर लॉकडाउन हुआ करता था और हम लोग हॉस्पिटल्स के ऊपर यहाँ से वहाँ भागते थे। ख़ासतौर पर मेरा वो गरीब भाई, अरे लॉकडाउन में उन्हें कहाँ जाएगा, कैसा सर्वाइव करेंगे, उसके घर के अंदर खाएंगा क्या, और खाएंगा नहीं तो बचेगा कैसा। उस दौर के अंदर मोदी जी ने हमको
तरसाया ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए, खाने के लिए, और खुद क्या कर रहे थे, 8,000 करोड़ का पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना रहे थे जहाँ पर वो उनकी बादशाहत बता सके, जहाँ पर बता सके देखिए मैं 300 के ऊपर मेरे आज एमपीज़ है, मैं मुल्क के अंदर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप अगर वो जो तो आप तस्वीर याद करेंगे जब वो जो तो अपने इसकी ओपनिंग हुई थी पार्लियामेंट हाउस की, तो किस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। 400 पार का नारा मुल्क के लिए ख़तरा है। ये संविधान के अंदर छेड़छाड़ अभी कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर संविधान में और छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर इन्होंने संविधान नहीं भी बदला तो उसको खोखला कर देंगे। तमाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको मैं ये बात का एहसास दिला रहा हूँ कि ये संविधान को खोखला कर रहे हैं, हमें संविधान को बचाना होगा। जी दर्शकों, बाबा साहब का संविधान हमें सबको यहाँ पे फंडामेंटल राइट देता है, यानी कि बोलने का हक अधिकार, आपको भी सुनने का हक अधिकार, और यही संविधान हमें देता है राइट टू वोट, यानी कि मत का अधिकार। ये मत का अधिकार जताने का अब यह समय है, जो समय चल रहा है अब इस समय कि जो है लोकसभा के चुनाव 2024, ये 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है यहाँ पे पूरे देश भर में, और ये तीसरा चरण जो छत्रपति संभाजी नगर में है, और यहाँ पे एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पे खड़े हैं एमपी के लिए, सांसद के लिए, और उनके माध्यम से यहाँ पे एमआईएम के जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी विषयों पर उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी है जो आप सभी लोगों के समझ में आई, ताकि वो आने वाले जनरेशन जो हमारा है, यहाँ का बहुजन है, यहाँ का दलित है, यहाँ का वंचित है, यहाँ का शोषित है, और यहाँ का हर एक समाज का तबका, हर एक के अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बात समीर साजिद बिल्डर भाई ने बताने का प्रयास किया है। उन्हीं के साथ साथ उनके सहयोगी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। जी आने वाली 13 तारीख को खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को दोबारा खासदार बनाइएगा। 7 नंबर निशानी के ऊपर जो है तो बटन दबाइएगा, पतंग को कामयाब करिएगा। पतंग की कामयाबी हमारे औरंगाबाद ज़िले के डेवलपमेंट की कामयाबी है। आने वाले वक्त के अंदर और इंशाल्लाह अच्छा काम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए तमाम सभी समाजों को, सभी धर्मों को, सभी हमारे भाइयों को साथ में लेकर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आने वाली 13 मई के दिन इम्तियाज़ जलील साहब के लिए वोट करिएगा, औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए वोट करिएगा, ना कि किसी लिकर की शॉप वाले के लिए वोट करिएगा, ना ही उस व्यक्ति के लिए वोट करिएगा जिसने 22 साल हमारे डिस्ट्रिक्ट को पीछे किया और कोई डेवलपमेंट हमारे पास नहीं किया। जी, ये भी जाते जाते उन्होंने यहाँ पे अपील भी किया है कि यहाँ के हमारे एमआईएम के जो उम्मीदवार है एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे चुनकर लाए, ताकि इस छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद ज़िले का और विकास यहाँ पे हो सके। लेकिन इन्हीं एमआईएम के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि काकड़े साहब, जो काकड़े साहब भी कुछ आप लोगों को आह्वान करेंगे और यहाँ की एक सिचुएशन बताएंगे। काकड़े साहब, आपको मेरा एक सवाल है कि आपको पता है आज एमआईएम का जो अस्तित्व है, एमआईएम का जो अस्तित्व यहाँ पे है, वो अस्तित्व यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर के बुद्धिस्ट लोग और यहाँ के मुस्लिम लोगों के माध्यम से, उनकी बदौलत है। और आज इम्तियाज़ जलील साहब एक एमपी बोल के इन्हीं दो समाज के सपोर्ट से यहाँ पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त अब जो दौर चल रहा है, क्या होता है कि बुद्धिस्ट समाज और मोहम्मदियन समाज, इन लोगों में कुछ विचारों का कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि जो एक दरार पैदा कर सके? या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहेब यानं जो ज्या पद्धतीने ते निवडून आले आणि ज्या पद्धतीने औरंगाबाद शहरांचा जो विकास भरभराटीने वाढला, आता देवळाई राहिले, देवळाईच्या या ठिकाणी एक रेल्वे पटरी आहे, त्या ठिकाणी एक हायवे आहे बीड बायपास, त्या ठिकाणी शेकडो लोकांचे बळी त्या ठिकाणी झालेले आहे। त्या ठिकाणी अनेक प्रश्न ते सोडण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जनता, प्रत्येक आमदार खासदाराकडे त्या टायमाला गेले, त्या प्रश्न कोणी आतापर्यंत सोडला नाही। तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहेबांनी त्या ठिकाणी बोधगा बनवून त्या ठिकाणचा प्रश्न तो सॉल्व केलेला आहे। आणि तो तेवढंच नाही, ते या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठासाठी माझ्या तमाम दलित बांधवांना माझी विनंती आहे, तुम्ही फक्त विकासाच्या कामाकडे लक्ष द्या। कोणी तुम्हाला जातीच्या नावानं वोट मागत असेल, कोणी तुम्हाला पैशाच्या नावानं वोट मागत असेल, तर या कोणत्याही भूलथापेला तुम्ही बळी न पडता फक्त विकासाचं काम काय आहे त्या विकासाच्या कामाला तुम्ही प्राधान्य द्या। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीला आम्हाला 16 वर्ष संघर्ष करायला लागले आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ युनिव्हर्सिटीला नाव मिळण्यासाठी, बाबासाहेबांचं नाव मिळण्यासाठी 16 वर्ष आम्हाला संघर्ष करावा लागला। त्या डॉक्टर बाबासाहेब युनिव्हर्सिटीसाठी आम्हाला खासदार इम्तियाज़ जलील साहेबांनी 100 कोटी रुपये मंजूर करून आणले। हे कोणासाठी आणले? हे त्यांच्यासाठी नाही आणले,
हे पूर्ण समाजासाठी आणले. जे त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतील ह्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, बाहेरून गावाहून आलेल्या त्या विद्यार्थ्यांसाठी, औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी त्या ठिकाणी 100 कोटी रुपये मंजूर करून आणले. जी दर्शकों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये काकड़े साहब जो है जो सही मायने में यहाँ के एमआईएम के साथ एक पदाधिकारी के तौर पे कई सालों से है और बुद्धिस्ट खास तौर के बौद्ध समाज के हैं, बुद्धिस्ट समाज के हैं और एमआईएम में एक अच्छे पद पर यहाँ पे वो काम कर रहे हैं. दर्शकों, आपको ये भी बताना होगा कि काकड़े साहब के माध्यम से इस एमआईएम में, जैसे कि नाम से हमें पता चलेगा कि ये मुस्लिम लोगों का संगठन हो सकता है, एक पक्ष पार्टी हो सकती है, लेकिन नहीं, बुद्धिस्ट समाज के भी लोग इस पक्ष संगठन में यहाँ पे काम करते हैं और समाज को एक सही दिशा देने का काम करते हैं. जाते जाते काकड़े साहब और आपको एक सवाल करना चाहूँगा, किस प्रकार का अपील अपने समाज को आप करेंगे? मी सर्व बौद्ध वासियांना, व मराठा समाज, व बंजारा समाज, व तेली समाज, माळी समाज, कोळी समाज, माझ्या सर्व वंजारी समाज, बंजारा समाज सर्वांना विनंती करतो, हात जोडून नतमस्तक होतो. मी तुम्हाला विनंती करतो का तुम्हाला शिकलेला खासदार यावेळेस भेटलेला आहे. जर ह्या वेळेस जर मतदान देताना जर तुम्ही एक बाजू जर तुमची चुकली तर तुम्हाला आयुष्यभर याचं भोगदान तुम्हाला भोगणं लागल. म्हणजे जेणेकरून आपल्या येणाऱ्या औरंगाबाद शहरामध्ये आपल्या औरंगाबाद शहराचा विकास कसा करायचा आहे. कालच खासदार साहेबांनी सांगितलं, औरंगाबाद शहरामध्ये शेंद्रा MIDC सारख्या ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या मुलांसाठी IT कंपनी या ठिकाणी आणलेली आहे. मग तुम्ही विचार करा, या ठिकाणी रोजगार मिळण्याची किती शक्यता आहे. आणि जर तोच अडाणी व्यक्तीला जर आपण त्या पद्धतीने जर समजा निवडून दिलं तर तो या ठिकाणी बिअर बारचे अड्डे आणतील, या ठिकाणी डान्स बार आणतील, या ठिकाणी नशाचे पूर्ण पदार्थ आणतील. आणि नशा करणारे कोण मुलं आहे? साऱ्यात जास्त दलित वस्त्यामध्ये, साऱ्यात जास्त मुस्लिम वस्त्यामध्ये बटनच्या गोळ्या या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामध्ये खासदार इम्तियाज अली साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यानं एक मोहीम चालू केली नशामुक्त. आणि ती नशामुक्त मोहीम या ठिकाणी सर्व ठिकाणी चालू आहे आणि औरंगाबाद शहरामधली बरेचसे नशा कमी झालेले आहे. जर तुम्ही पुन्हा डबल या ठिकाणी जर चुकले तर तुम्ही नंतर फिरून तुम्ही औरंगाबाद शहराला असा शिकलेला सवरलेला खासदार मिळणार नाही. आणि येणाऱ्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मी हात जोडून विनंती करतो, येणाऱ्या 13 तारखेला न विसरता खासदार इम्तियाज अली साहेबांचं 7 नंबरचं बटन दाबून आपण त्यांना पतंग या निशाणीचं बटन दाबून आपण त्यांना प्रचंड बहुमताने विजय करूया. चला सर्वांना जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध. जी दर्शकों, ये थे एमआईएम के पदाधिकारी सम्मानित काकड़े साहब. और आपने अभी तक यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से सुना है कि समीर साजिद बिल्डर जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष थे, उनके साथ भी हमने आपको रूबरू कराया और ये भी दूसरे पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े थे. दर्शकों, आपको भी सोच समझकर संविधान ने आपको हक अधिकार दिया है यहाँ पे वोट करने का, वोट डालना और वोट करना ये आपका पहला अधिकार कर्तव्य है. इस प्रकार आप ये अधिकार जताने का प्रयास करें ताकि आप संविधान के दायरे में बन के रहेंगे. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप लोग देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. इसी प्रकार और किसी एक नए व्यक्ति के साथ. जय भीम, नमो बुद्धाय. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.